अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, तिब्बत वस्त एशिया का एक इलाका है जो अब चीन में शामिल है। यह तिब्बती अफराद का आबाई वतन है। सतह समंदर से 4900 फीट की औसत बुलंदी पर वाक़या होने के बायस इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। तिब्बत 1912 से 1951 तक एक अलग मुल्क की हैसियत रखता था। 1951 में चीन ने इस पर हक दावा किया और इस पर कब्जा करके अपने मुल्क में शामिल कर लिया। इस खित्ते का दारुल हुकूमत लहासा है। दोस्तों, तिब्बत एशिया का वो इलाका है जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। यह बर्फ़ से ढके पहाड़ों और दुनिया की बुलंद तरीन सतह मर्तफा पर मुश्तमिल है। माउंट एवरेस्ट जनूबी तिब्बत से बुलंदी की तरफ जाती है। दुनिया की बुलंद तरीन कस्बात में से कुछ तिब्बत में हैं। तिब्बत दुनिया का बुलंद तरीन खित्ता है जो सतह समंदर से औसतन 16,000 फुट ऊंचा है। तिब्बत उस वक्त चीन का एक खुद मुख्तार करार दिए जाने वाला इलाका है। ये सारा इलाका बुलंद पहाड़ियों और एक सर्द और बर्फीले सतह मर्तफा पर मुश्तमिल है। इसके साथ कोहे हिमालय, यहाँ से एशिया के बड़े दरिया निकलते हैं जो चीन और पाक व हिंद की तरफ आते हैं। इनमें ब्राह्मण पत्रा शामिल है जो बांग्लादेश से होकर खलीज बंगाल में गिरता है। दरियाए सिंध, मेकांग, सालवीन और यंगसी दरिया भी तिब्बत की तरफ से आते हैं। तिब्बत के इलाके में वसीअ सब्जे के मैदान और जंगलात भी फैले हैं। दोस्तों, इस इलाके में बारिश कम होती है, इसीलिए खेती बाड़ी सिर्फ दरियाओं के किनारों के करीब होती है जहाँ फल और सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। यहाँ तकरीबन 5000 मुख्तलिफ किस्म के पौधे और दरख्त उगते हैं। याक यहाँ का पालतू जानवर है। इसके अलावा हिरन, टाइगर, रीछ, बंदर, पांडा और घोड़े भी पाए जाते हैं। यहाँ सैकड़ों झीलें और नदियाँ कुदरत के हुस्न को दोबाला करती हैं। तिब्बत में अक्सरियत तिब्बती लोगों की है। ये रवायती तौर पर तिब्बती लोगों का इलाका रहा है। ताहम यहाँ दीगर कौमों के अलावा हिंद चीनी भी आबाद हैं। 7वीं सदी ईस्वी के दौरान तिब्बत एक ताकतवर बादशाहत की शक्ल में था। भारत की तरफ से बुद्ध मत को यहाँ फ़रोग़ हासिल हुआ और लहासा शहर की बुनियाद रखी गई। 17वीं सदी में दलाई लामा तिब्बत का हुक्मरान बन गया। 18वीं सदी के शुरू में ये चीन के कंट्रोल में चला गया। ये इलाका कई दफ़ा चीन के कब्ज़े में आया और कई बार आज़ाद हुआ। मंगोल भी इस पर काबिज रहे। 18वीं सदी में पहली बार हिंदुस्तान के बरतानवी हुकूमत ने तिब्बत के साथ ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश की, मगर 17वीं सदी के अवाखिर में गोरखा जंग के बायस अंग्रेज़ इसमें कामयाब ना हो सके। 20वीं सदी के अवाइल में बरतानिया ने तिब्बत पर चीन का कंट्रोल कबूल कर लिया। सन 1912 में तिब्बत ने चीन के मांचो हुकूमत से आज़ादी हासिल कर ली। इसके बाद शुमाली कॉन्फ्रेंस में तिब्बत का एक हिस्सा चीन को दे दिया गया और बाकी आज़ाद रहा, लेकिन चीन ने इसे कबूल न किया। मई 1951 के मुआहदे के रूह से इसे दाखिली तौर पर आज़ाद कर दिया गया। मार्च 1959 में तिब्बत में होने वाली बगावत को कुचल दिया गया। उस वक्त का दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान में पनाह गजीन हुआ। इसके बाद चीन और भारत की जंग हुई जिसमें भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। चीन का हिस्सा बनने से कबल तिब्बत पर बुद्ध राहिबों की एक मजबूत हुक्मरानी कायम थी। दोस्तों, दलाई लामा आज भी बुद्धों की मुकद्दस तरीन शख्सियत हैं। ये पोप की तरह पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। लहासा तिब्बत का दारुल हुकूमत है। आज से 30 बरस पहले तक लहासा पहुंचना नामुमकिन था। ये सतह समंदर से 3700 मीटर बुलंद था। रास्ते और सड़कें थी नहीं, चुनाचा बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान चलकर लहासा आना नामुमकिन था। दूसरी वजह ऑक्सीजन की कमी थी। यह सतह समंदर से इतना बुलंद है जहां कोई दरख्त, पौधा, हत्ता के झाड़ तक नहीं उगती। दोस्तों, चुनाचा लिहाजा में ऑक्सीजन ना होने के बराबर थी। दोस्तों, ये योगा भी करते हैं और इंतहाई बुलंद मकाम पर पैदा होने की वजह से इनके जीन्स भी कम ऑक्सीजन में जिंदा रहना सीख गए हैं। लहासा में भेड़ों और याक के अलावा इनका कोई हमदम नहीं होता। भेड़ों का गोश्त और याक का दूध इनका वाहिद असासा होता था, लेकिन फिर चीन ने कमाल कर दिया। हुकूमत ने सन 2006 में ज़मीन के इस बुलंद तरीन मकाम को ट्रेन के साथ जोड़ दिया। यह दुनिया की बुलंद तरीन ट्रेन है। दोस्तों, ये ट्रेन बीजिंग से भी चलती है, शंघाई से भी और जीनिंग से भी। बीजिंग से लहासा पहुंचने में 50, शंघाई से 31 और जीनिंग से 22 घंटे लगते हैं। ये ट्रेन इंजीनियरी का कमाल है। चीन ने ये प्रोजेक्ट $4.5 बिलियन में 10 साल में मुकम्मल किया। दुनिया में इससे कबल 17,000 फुट तक रेल की पटरी नहीं बिछाई गई थी।
चीन ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए खसूसी लोहा भी बनाया, सीमेंट भी और मशीनरी भी। ये खसूसी लोहा सर्दियों और गर्मियों में फैलता और सिकुड़ता नहीं है। सीमेंट ने इंतहाई बुलंदी और सर्द तरीन मौसम में भी जम जाता है, जबकि इंतहाई बुलंदी पर बिजली ट्रैक और पुल बनाने के लिए खसूसी मशीनरी भी बनाई गई। लिहाजा लहासा के साथ साथ इस ट्रेन पर सफ़र भी एक लाइफ टाइम जर्नी है। दोस्तों, बादशाह गंपू से राल पाकन तक तिब्बत में बुद्ध मत के 4 फिरके पैदा हुए। पहला फिरका रेड हैट था। ये लोग सर पर सुर्ख टोपी पहनते थे। ये फाका कशी और मराकबे पर यकीन रखते थे। इनके बाद ब्लैक हैट आए। ये स्याह रंग की टोपी पहनते थे और ये मराकबे के साथ इल्म पर यकीन रखते थे। खाना जंगी के दौरान वाइट हैट का भी फिरका जाहिर हुआ। ये लोग अमन के लिए जंग पर यकीन रखते थे और खाना जंगी के आखिर में येलो हैट वाले लोग सामने आए। ये मजबूत तरीन फिरका था। ये अब तक मौजूद है। दलाई लामा इसी फिरके से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग मराकबे के साथ इल्म, मार्शल आर्ट और आरामदेह पुरअसराई ज़िंदगी गुजारने और हुकूमत साजी पर भी यकीन रखते हैं। दलाई लामा तिब्बत के सरकारी, रूहानी और मजहबी अहद होता है। दलाई लामा शादी नहीं करते, चुनाचा ये लोग समझते हैं कि एक दलाई लामा अपनी जिस्मानी उम्र पूरी करने के बाद किसी नए बदन में दोबारा पैदा हो जाता है। लिहाजा इंतकाल करता हुआ दलाई लामा इंतकाल से कबल ख़त में अगले दलाई लामा का मुकाम, पैदाइश, वालिदैन का नाम, जिस्मानी निशानियाँ बयान कर जाता है। ये लोग नए दलाई लामा के लिए मतलूबा मकाम और घर के सामने बैठ जाते हैं। नया दलाई लामा पैदा होता है। ये इसमें मतलूबा निशानियाँ देखते हैं और ये फिर इसे अपना पोटाला महल ले जाते हैं। नए दलाई लामा की एक मजहबी रहनुमा और बादशाह की तरह तरबियत की जाती है। ये जवान होकर अनान इक़्तिदार संभाल लेता है। तिब्बत के 14वें दलाई लामा 1959 में तिब्बत में शोरश के दौरान भारत चले गए। ये उस वक्त 24 साल के थे। उन्होंने भारत में जला वतन हुकूमत बना रखी है। नोबल कमेटी ने उन्हें 1989 में नोबल इनाम से नवाजा। दोस्तों, बुद्ध दलाई लामा के शागिर्दों की लाशें जलाकर इनकी राख का मकबरा बना देते हैं। ये उनसे कम तर दर्जे के लामाओं की लाशें छोटे छोटे हिस्सों में काट कर ज़ायरीन में तकसीम कर देते हैं और ज़ायरीन लाशों के टुकड़ों को बरकत के लिए अपने बदन पर मल लेते हैं। 5वें दलाई लामा ने पोटाला महल भी बनवाया और दरसगाहें भी। ये महल की तामीर के दौरान इंतकाल कर गया। इसके मुरीद ख़ास ने इंतकाल की खबर छुपा ली। इसका ख्याल था खबर आम हो गई तो महल की तामीर रुक जाएगी। दलाई लामा के इंतकाल का ऐलान हुआ तो छठा दलाई लामा उस वक्त तक बड़ा भी हो चुका था और ये ज़िंदगी की लज्जतों से भी वाकिफ़ हो चुका था। ये जब महल में लाया गया तो ये दिन को ज़ायरीन को ज़ियारत कराता और रात को महल से निकलकर मौज मस्ती में मसरूफ़ हो जाता, तक ये एक दिन महल से फ़रार हो गया। ये बाद अज़ां नेपाल के बॉर्डर के करीब फौत हुआ और वहीं दफन हुआ। चुनाचा पोटाला महल में छठे दलाई लामा का मकबरा मौजूद नहीं। तिब्बत में बुद्धों की 4 अजीम दरसगाहें हैं। तो दोस्तों, आप तिब्बत और इसमें बनती टूटती हुकूमतों के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।